स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एशिया की झीलें तथा नदियाँ जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले झीलें नदियाँ करने से पहले थोड़ी बहुत जो आसपास जलराशियाँ हैं एशिया के उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो अरेबियन पेनिनसुला है इसके ठीक पास में स्थित है लाल सागर, और लाल सागर के ठीक दक्षिण की तरफ यहाँ है अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ एडन, यहाँ है फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्शिया, यहाँ अरेबियन सी, अरब सागर, यहाँ स्थित है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ है गल्फ ऑफ थाईलैंड, और ये वाला जो भाग है यहाँ है मर्तबान की खाड़ी। आगे यहाँ फिलीपींस और दक्षिण पूर्वी एशिया वाले भाग और चीन वाले भाग के बीच में स्थित है दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी। उसके बाद यहाँ पर है फिलीपींस सागर, फिलीपीन सी, और थोड़ा उत्तर में जाए तो पूर्वी चीन सागर, ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी के ठीक ऊपर है येलो सी, येलो सी के ठीक ऊपर यहाँ है बोहाई की खाड़ी या पोहाई की खाड़ी जिसको कहते हैं। और फिर जापान के ठीक पश्चिम में स्थित है जापान सागर, या इसे पूर्वी सागर भी कहा जाता है, ईस्टर्न सी। फिर उसके बाद यहाँ यदि देखा जाए थोड़ा उत्तर में रूस के पास सखालिन द्वीप के और कमचटका प्रायद्वीप वाले क्षेत्र में यहाँ ओखोटस्क सागर स्थित है। और उसके अलावा और उत्तर में यदि जाएं कमचटका प्रायद्वीप के उत्तर में तो यहाँ बेरिंग सागर स्थित है। और पूर्वी भाग जो है एशिया का, यहाँ प्रशांत महासागर स्थित है, पैसिफिक ओशन। इन सब के अलावा बीच बीच में कई सारे छोटे सागर भी स्थित हैं, जैसे यहाँ द्वीप समूहों के बीच में है सेल्बीस सागर, यहाँ स्थित है जावा सागर, इस तरफ ये है अंडमान सागर। तो इस तरह के बहुत सारे आसपास सागर स्थित है। और उत्तर में स्थित है आर्कटिक महासागर, और आर्कटिक महासागर में भी कई सारे भाग हैं, या जैसे यहाँ पर कारा सागर है, यहाँ लैप्तेव सागर है। तो ये आसपास एशिया के जो सीज हैं वो हमने डिस्कस की। अब हम लेक्स जो है मेजर एशिया की उनको देखते हैं। एशिया की प्रमुख झीलों में यदि देखें तो लोकेशन वाइज ये प्रमुख झीलें हैं। वैसे तो बहुत सारी लेक्स हैं, एशिया एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, परंतु उन बड़ी झीलों में से या उन झीलों में से जो मेजर लेक्स हैं उनको हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं यहाँ पर। अब इन प्रमुख झीलों में सम्मिलित हैं, एक तो यहाँ पे स्थित है डेड सी, मृत सागर। उसके बाद यहाँ स्थित है वानगोल नाम की झील, या वानगोलू भी लिखा होता है इसे। उसके बाद यहाँ ईरान में स्थित है उर्मिया झील, और ये काला सागर है जो यूरोप करते वक्त हमने देखा था। ये है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एशिया के साथ हम करेंगे। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है अरल सागर। फिर यहाँ कजाकिस्तान में ही स्थित है बलकाश सागर, ये सब ऊपर लिखे हुए यहाँ। और किर्गिस्तान में स्थित है यहाँ इसिक्कुल झील, ये देखिए यहाँ लिखी है। ये जो भी हम झीलें डिस्कस कर रहे हैं, कैस्पियन सागर, अरल सागर और इसिक्कुल झील। और ये जो है ये मंगोलिया में स्थित है यहाँ झील, जिसका नाम है उफ्स नूर झील। और रूस की जो एक प्रमुख झील है, जो डीपेस्ट लेक है, वो यहाँ स्थित है, जिसका नाम है बैकाल लेक, डीपेस्ट लेक है। उसके अलावा यहाँ चीन में स्थित है क्विंघई झील। और साउथ ईस्ट एशिया में यदि देखा जाए, दक्षिण पूर्वी एशिया में, तो यहाँ एक झील है जिसका नाम है टोनले सैप। इंडोनेशिया द्वीप समूह में स्थित है टोबा झील। और यहाँ जापान में झील है बीवा झील, ये यहाँ पे है लगभग। सो ये कुछ प्रमुख झीलें हैं। इनमें से कुछ झीलों को हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में, और कुछ को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो पहले जिनको ब्रीफली डिस्कस करना है झीलों को, वो देख लेते हैं। तो इन झीलों में जिन जिन झीलों का यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बाकी झीलों को हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले यदि देखा जाए डेड सी को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। डेड सी के अलावा दूसरी प्रमुख झील है वानगोल झील। वानगोल झील है कहाँ पर? तो ये तुर्की में स्थित है, तुर्की के पूर्वी भाग में स्थित है ये। और ये झील जो है ये लवणीय झील है, और सबसे बड़ी लवणीय झील है तुर्की की। इसमें क्षारीय जो लवण है उनकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और उसके साथ साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा लवणीयता है। और आसपास यहाँ पे जब हमने आर्मेनिया का हाईलैंड रीजन किया था, उच्च भूमि, उस आर्मेनिया उच्च भूमि वाले क्षेत्र का ही भाग है, तुर्की में है पर आर्मेनियन हाईलैंड वाले हिस्से में स्थित है। और ये तुर्की के और ईरान के बिल्कुल बॉर्डर रीजन पे स्थित है। तो एक प्रमुख झील है तुर्की की। उसके बाद ईरान की एक प्रमुख झील है जिसका नाम है उर्मिया झील। इसे दरियाए उर्मिया भी कहा जाता है, दरियाए उर्मिया। दरियाए उर्मिया झील जो है ये ईरान की सबसे बड़ी लवणीय झील है।
और ये झील जो है ये भी बॉर्डर रीजन पे है, तुर्की और ईरान वाले क्षेत्र में। और ये झील जो है ये भी अर्मेनियन हाईलैंड वाले हिस्से का ही, अर्मेनियन हाईलैंड के ऊपर ही है। और ये जो झील है उर्मिया, ये लवणीय है, इसीलिए लवणीय झील में जब कुछ सालों पहले इस लवणीय झील का जो नॉर्मली ग्रीन कलर का वाटर नजर आता है वो रेड कलर का नजर आने लग गया था कुछ सालों पहले। अक्सर ये सलाइन लेक्स के साथ होने वाली कॉमन इशू है, जैसा कि लोनार लेक में अभी देखने को मिल रहा है। जब शुष्कता के कारण जल की मात्रा काफी कम हो जाती है झील में, तो लवणों की सांद्रता, सॉल्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है और उस लेक में जो भी एल्गीज, बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं वो थोड़ा सा अपने नेचर में परिवर्तन लेकर आते हैं, रेड पिगमेंट रिलीज करते हैं, कुछ रेड सेल्स वगैरह रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये लाल रंग नजर आता है अक्सर लवणीय झीलों में। तो ये लवणीय झीलों में जो परिवर्तन होता है हरे से लाल रंग में, वो बैक्टीरिया और उसके साथ साथ एल्गी की वजह से होता है, शैवाल और जीवाणु आदि के कारण होता है। ऐसा ही कुछ इस झील के साथ हुआ था। अब इस झील के अलावा कैस्पियन सागर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। यहाँ पे यदि देखा जाए ये है अरल सागर, जो कि स्थित है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। इसको भी बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कजाकिस्तान में ही एक और झील है जिसका नाम है बलकाश झील। ये कहाँ स्थित है वो देखिए, ये कजाकिस्तान के पूर्वी भाग में स्थित है। ये एक मीठे पानी की झील है। जैसे आसपास वेस्ट एशिया वाले पार्ट में मोस्टली सलाइन लेक्स हैं, ये सेंट्रल एशिया की एक प्रमुख मीठे पानी की झील है। और ये झील जो है ये पूरे कजाकिस्तान में तीसरी सबसे बड़ी झील है, थर्ड लार्जेस्ट। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है कजाकिस्तान की? तो कजाकिस्तान की सबसे बड़ी झील माना जाता है कैस्पियन सागर को, दूसरी सबसे बड़ी है अरल सागर और तीसरी सबसे बड़ी है बलकाश सागर। उसके बाद ये जो देश है ये है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की एक प्रमुख झील है इसिक कोल, और इसिक कोल झील जो है ये एक लवणीय झील है। वर्ल्ड में सबसे बड़ी लवणीय झील या जलराशि माना जाता है कैस्पियन सागर को। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी लवणीय झील यदि किसी को मानते हैं तो वो है इसिक कोल। तो सेकंड लार्जेस्ट सलाइन लेक इसको माना जाता है। और ये इसिक कोल जो इसका नाम है ये किर्गिज भाषा का नाम है। इसिक कोल का मतलब होता है गर्म झील। गर्म झील इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पर्वतों से घिरी रहती है और पर्वतों से घिरे होने के कारण इसमें विषम तापमान परिस्थितियां नहीं देखने को मिलती और पानी जो है वो जमता नहीं है। पर्वत जो है वो ठंडी हवाओं को रोक लेते हैं, इसी वजह से अक्सर इस झील में आपको बिना जमा हुआ जल नजर आता है, इसीलिए इसको गर्म झील या इसिक कोल कहा जाता है। अब ये जो झील है ये रामसर सूची में भी सम्मिलित है। इसके अलावा आगे देखिए, मंगोलिया की प्रमुख झील जो यहाँ पे नजर आ रही है इसका नाम है ओव्स नूर। ओव्स नूर झील जो है ये रूस और मंगोलिया के ऑलमोस्ट सीमा क्षेत्र पर स्थित है, बॉर्डर रीजन पे। ये झील जो है ये मंगोलिया की सबसे बड़ी और प्रमुख लवणीय झील है। ये झील भी विश्व धरोहर सूची में, रामसर सूची में, इन सब लिस्ट में ये इंक्लूडेड है। उसके बाद बैकाल झील जो रशिया की प्रमुख झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब आ जाते हैं चाइना की प्रमुख झील पे। तो चाइना की एक प्रमुख झील है जिसका नाम है किंगहाई झील। किंगहाई झील जो है ये चीन की सबसे बड़ी लवणीय झील है, सलाइन लेक है, चाइना की लार्जेस्ट। और ये जो लेक है इस लेक में काफी सारी मछलियां हैं और उन मछलियों को के ऊपर डिपेंड करते हैं काफी सारे प्रवासी पक्षी, काफी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स इस एरिया में आते हैं, तो इसीलिए ये लेक काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी बेसिक नेचर के सॉल्ट्स थोड़े ज्यादा हैं या अल्कलाइन नेचर के सॉल्ट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया में एक प्रमुख झील है जिसका नाम है तोनले सैप, ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इंडोनेशिया में एक प्रमुख झील है यहाँ पर जिसका नाम है टोबा झील। टोबा झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी काल्डेरा झील मानी जाती है या विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील इसको मानते हैं। और ये जो यहाँ इंडोनेशिया का द्वीप है ये सुमात्रा द्वीप है। तो ये झील सुमात्रा द्वीप पे स्थित सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील है, वॉल्केनिक लेक, लार्जेस्ट वॉल्केनिक लेक ऑफ द वर्ल्ड। फिर ये यहाँ पर जो झील आपको नजर आ रही है ये है बीवा झील। ये जापान के होन्शु द्वीप के ऊपर स्थित है। जापान का होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है
और इस होंशु द्वीप पर स्थित ये झील जापान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी जो लेक्स अभी हमने डिस्कस नहीं किए वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और डिटेल में डिस्कस करने वाली है डेड सी, कैस्पियन सी, आरल सी, उसके अलावा बैकाल सी और यहाँ पर टोनले सैप। इन लेक्स को अभी एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए डेड सी, मृत सागर। मृत सागर को मृत सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सागर में जीवन का अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इसमें देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं देखने को मिलती? क्योंकि इसकी लवणीयता बहुत ज्यादा है। डेड सी जो है ऑलमोस्ट महासागरीय जल जो है जितना लवणीय होता है उससे 10 गुना अधिक लवणीय है, 10 टाइम्स मोर सलाइन देन ओशनिक वाटर। ऑलमोस्ट इसकी 34 ग्राम पर 1000 से 34 ग्राम पर 1000 या 35 ग्राम पर 1000 से अधिक लवणीयता जिसकी होती है, तो औसत लवणीयता महासागरीय जल की उतनी ही मानी जाती है। उससे ज़्यादा जितनी भी झीलों की लवणीयता है उन्हें हाइपर सलाइन लेक्स बोलते हैं, और ये भी एक हाइपर सलाइन लेक है। और इस हाइपर सलाइन लेक की लवणीयता 340 ग्राम प्रति 1000 के आसपास है, ये औसत है लगभग, जबकि महासागरीय जल की लवणीयता होती है 35 ग्राम या 34 ग्राम के आसपास आप मान लीजिए, तो इसका 10 गुना ज्यादा है, ये 340 ग्राम प्रति 1000 इसमें लवणों की मात्रा है, तो काफी ज्यादा लवणीय झील है, इसीलिए इसे डेड सी कहा जाता है, जीवन का अस्तित्व नहीं है इसमें। लोकेशन वाइज देखते हैं कहाँ है, ये इजराइल और जॉर्डन, ये जो दो देश हैं इनके बॉर्डर रीजन पे स्थित है, सीमा क्षेत्र पे। और ये झील जो है इसकी सबसे खास बात ये है कि विश्व में जितनी भी झीलें हैं उन सब झीलों में से इस झील का किनारा सबसे ज्यादा गहराई में स्थित है। और इस झील का अगर किनारा देखें, विश्व के स्थलीय भागों में सबसे निम्नतम बिंदु पर स्थित है ये झील। मतलब इस झील के किनारे जो हैं समुद्र तल से लगभग 403 मीटर गहरे हैं। मतलब ये स्टार्ट जहां से होती है लेक, वो ही एरिया काफी ज्यादा डेप्थ में, झील की गहराई की बात नहीं हो रही, झील जहां से शुरू हो रही है वो एरिया ही काफी गहरा है। और ये जो झील है इसमें आप इसकी जो गहराई जहां से ये शुरू होती है उसमें आप 403 मीटर और 430 मीटर, 430 एंड 403 मीटर, ये दोनों ही डेटा देखेंगे डिफरेंट सोर्सेस में, डिफरेंट बुक्स में। सो ये डेटा सब में अलग अलग क्यों है? तो यदि देखें जिस गहराई में ये झील है, ये झील जो है ये निरंतर सिकुड़ती जा रही। पहले मान लीजिए इसका वाटर लेवल अगर इतना था, तो अब जो है इसका वाटर लेवल कम हो गया है। अब वर्तमान में आप देख सकते हैं, हो सकता है इसका जो वाटर लेवल है वो काफी कम होके इतना हो गया। तो इसीलिए पहले जो ये झील है इसका किनारा पड़ता था समुद्र तल से 403 मीटर गहराई पर, और अब क्योंकि ये सूख चुकी है, काफी सिकुड़ चुकी है, इसीलिए इसका 430 मीटर गहराई पर इस झील के किनारा देखने को मिलता है। सो विश्व के स्थलीय भागों में सबसे ज्यादा गहराई में स्थित है इस झील के किनारे, और पूरी की पूरी लेक इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब जब भी किसी झील की लवणीयता ज्यादा होती है, सलिनिटी ज्यादा होती है, तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, घनत्व भी ज्यादा होता है। अगर लेक का डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें उत्प्लावन बल, बायोन्सी फोर्स ज्यादा लगती है, इसीलिए डेड सी जैसी लवणीय झीलों में आसानी से तैरा जा सकता है। और इसीलिए लवणीय झील जो है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर रीजन पे दोनों ही कंट्रीज जो हैं ये इसको यूज करती हैं टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब ये झील सिकुड़ क्यों रही है, क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम ये है कि इस झील में एक जॉर्डन नाम की नदी गिरती है, और उस जॉर्डन नाम की नदी का पानी डाइवर्ट किया जा रहा है सिंचाई आदि के लिए, और इसी वजह से इस झील में जो इनलेट इनकमिंग वाटर था वो कम होता जा रहा है, इसीलिए इसका वाटर लेवल धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। तो ये कुछ प्रमुख चीजें हैं इस झील के बारे में। तो देखिए, अच्छा ये भ्रंश घाटी में है, रिफ्ट वैली में, जो हमने अफ्रीकन रिफ्ट वैली की थी उसका ही कंटिन्यूड पार्ट है, उसमें ये लेक है। और इस भ्रंश घाटी को कहते हैं जॉर्डन रिफ्ट वैली या जॉर्डन भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली। लवणीय झील है, घनत्व अधिक है, स्थलीय भागों में सबसे निम्नतम बिंदु में स्थित है, और समुद्र के किनारे जो तल जो है इसके किनारे समुद्र तल से काफी ज्यादा गहरे हैं, जॉर्डन नदी गिरती है,
और उसको अब मोड़ा गया, इसीलिए अब ये सूखती जा रही है झील। अगली झील जो है वो है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी में अगर देखा जाए तो कैस्पियन सी के साथ सी नाम जोड़ा गया है, तो ये वास्तव में झील मानी जाए या सागर मानी जाए, ये काफी ज्यादा डिस्प्यूट रहा है आसपास के इसके देशों में। यदि इसको सागर माना जाता है तो नॉटिकल माइल्स के हिसाब से इस झील का जो क्षेत्र है वो उसका विभाजन होगा आसपास के देशों में। जिस किसी की अगर बाउंड्री ज्यादा है, किनारा ज्यादा लगता है झील से, उसको ज्यादा एरिया मिलेगा। किसी का किनारा अगर झील से कम लगता है तो उसको कम एरिया मिलता, अगर इस झील को सी कंसिडर किया जाए, जो कि इसके नाम के साथ है एक्चुअली। बट अगर इसको झील कंसिडर करेंगे, लेक माना जाए, तो लेक का आसपास के सभी देशों में बराबर का बंटवारा होता है। चाहे वो देश जो आसपास स्थित है वो बहुत ही कम बॉर्डर टच कर रहा हो तो भी उसको अच्छा खासा जो हिस्सा है वो मिलता है। इसी वजह से ये जो आसपास के देश हैं इनने मिलकर एक समझौता किया है, और समझौते के अंतर्गत इस झील का जो बाकी नीचे का जो तल वाला क्षेत्र है उसको सागर के जैसे उसका बंटवारा किया गया है, मतलब नॉटिकल माइल्स के हिसाब से। बाकी जो पानी है इसका कैस्पियन सागर का, उस पानी को झील के पानी जैसा माना गया है, मतलब सब यूज कर सकते हैं उस वाटर को, बोट्स वगैरह चला सकते हैं उस सब के लिए। तो इतना विवाद क्यों, और कौन कौन से देशों के बीच क्यों इसके लिए लड़ रहे हैं सभी देश? तो सबसे पहले तो कौन से देश हैं इसके किनारे पर जो स्थित है, वो है रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। ये कुछ प्रमुख देश हैं जो इसके किनारों पर स्थित हैं। इस झील की इंपॉर्टेंस या इस सागर की इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि इसमें जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, तेल के भंडार मिलते हैं। जैसे अजरबैजान जो है यहाँ पर स्थित है बाकू नाम का एक तेल उत्पादन का केंद्र। सो ये ऑयल प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आसपास के जितने भी देश हैं वो सब चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मिल जाए झील का। और कुल मिला के अब इसके एरिया का डिवीजन हुआ है नॉटिकल माइल्स के हिसाब से, बाकी जो चीज़ें हैं पानी वगैरह वो झील के हिसाब से कंसिडर की जाती है। अब ये कैस्पियन सी जो है ये वर्ल्ड में सबसे बड़ी जलराशि मानी जाती है, अंतःस्थलीय जलराशि, मतलब इनलैंड वाटर सोर्स जो है, वाटर बॉडी जो है उसमें सबसे बड़ी है। तो एक तरह से इसको सबसे बड़ी झील कहा जा सकता है। अब ये है कैसी? ये वैसे तो लवणीय प्रकृति की है, सलाइन नेचर की, बट इसमें दो नदियां आकर गिरती हैं और उनका नाम है वोल्गा और यूराल। ये दो मेजर रिवर्स इसमें आके गिरती हैं। इसके उत्तरी भाग में आकर नदियां गिरती है, इसलिए इसका उत्तरी भाग इतना ज्यादा लवणीय नहीं है जितना इसका दक्षिणी भाग लवणीय है। सो ये कैस्पियन सागर से रिलेटेड प्रमुख चीजें, वोल्गा यूराल नदियां गिरती हैं, विश्व की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है, सबसे बड़ी लवणीय झील भी मानी जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी जो लवणीय झील है वो है इसिक-कुल, जो अभी हमने देखी थी किर्गिस्तान में। इसिक-कुल दूसरी सबसे बड़ी झील क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं इस झील से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं अरल सागर की। अरल सी जो है इसकी लोकेशन कहाँ है? पहले तो इसकी लोकेशन है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर रीजन पे, सीमा क्षेत्र पे। और ये जो है ये मीठे पानी की झील है और सेंट्रल एशिया में एरिड कंडीशंस है। शुष्क परिस्थितियों में अगर कहीं कोई मीठे पानी का स्रोत होगा तो कितना महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए ये अरल सागर वाला क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है इन देशों के लिए। पर ये निरंतर सिकुड़ता जा रहा है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसके कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स हो गए हैं, ये सूख रहा है, इसीलिए इसका जो अस्तित्व है वो खतरे में है। ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड में जितने भी क्लाइमेटिक या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम को ये झेल रही है, ये झील, क्लाइमेटिक चेंज आदि की वजह से। और इस झील में दो प्रमुख नदियां गिरती हैं, उनके नाम है सिर दरिया, ये सिर दरिया इसमें आकर गिर रही है, और अमू दरिया। ये दो दरिया या दो नदियां आकर इसमें गिरती हैं और सेंट्रल एशिया की प्रमुख झील है ये, और सेंट्रल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील भी है। क्योंकि सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में यदि सेंट्रल एशिया में मेनली कजाकिस्तान में यदि आप देखें तो कजाकिस्तान में कैस्पियन सी सबसे बड़ी है, दूसरी सबसे बड़ी है अरल सी, और तीसरी सबसे बड़ी जो है झील वो है बलकाश झील, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं मैप में। तो ये तीन बड़ी झीलें हैं कजाकिस्तान की। तो इस झील में यही मुख्य चीजें हैं, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बॉर्डर रीजन पे कजाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी झील सिर दरिया, अमू दरिया इसमें गिरती है, मीठे पानी की झील है, सिकुड़ती जा रही है, संकटग्रस्त स्थिति में है,
अस्तित्व खतरे में है। अब देखते हैं बैकाल झील। बैकाल झील जो है ये रशिया में स्थित है, रूस के दक्षिणी भाग में, मंगोलिया और रशिया का जो बॉर्डर रीजन है उसके पास में। यहाँ पे लगभग ये आपको बैकाल झील दिखेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बैकाल झील की है वो है कि ये वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है, सबसे गहरी झील। और अक्सर झीलें गहरी कब होती हैं? जब वो ब्रंच घाटी में स्थित होती हैं। तो ये भी एक रिफ्ट वैली में ही लोकेटेड है और वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक होने के साथ साथ इसमें काफी सारा पानी स्टोर्ड है। अगर हम एरिया वाइज देखें तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो है सुपीरियर झील, पर यदि हम वॉल्यूम ऑफ वाटर, जल के आयतन की दृष्टि से देखें तो बैकाल झील जो है ये विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। केवल सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ही नहीं, ये सबसे पुरानी भी झील है, सबसे पुरानी मीठे पानी की झील, काफी ज्यादा पारदर्शी है, विश्व में सबसे पारदर्शी झीलों में से एक या झील माना जाता है इसको। सो बैकाल झील की ये सारी इंपॉर्टेंस है, प्लस ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। इस झील से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है अंगारा। और ये अंगारा नदी जो है आगे जाकर मिलती है एक अन्य नदी से जिसका नाम है येनिसी। सो येनिसी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी जिसका नाम है अंगारा, वो भी इसी झील क्षेत्र से निकलती है। तो बैकाल झील जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की, विश्व की सबसे गहरी झील है, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विश्व के जितने भी मीठे पानी के भंडार है उसका 20% इसी झील में स्थित है ऐसा माना जाता है। अंगारा नाम की जो नदी है वो इससे निकलती है, जो येनिसी नदी की सहायक नदी है। ब्रंच घाटी में है ये झील, विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित सबसे पुरानी और सबसे पारदर्शी झील है। अब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया की एक मेजर जो लेक है उसकी, और ये झील है तोनले सैप झील। तोनले सैप झील जो है ये दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, साउथ ईस्ट एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये। और इस झील में से एक, अच्छा ये झील है कहाँ? कंबोडिया में स्थित है मुख्यतः। इस झील से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम भी तोनले सैप है। तो ये नदी निकलती है, इस नदी का नाम भी तोनले सैप है, और ये मेकोंग नदी की सहायक नदी है तोनले सैप नदी। तो ये मेकोंग नदी है, उससे उसकी सहायक नदी है तोनले सैप। सो ये जो लेक है इस कंबोडिया वाले क्षेत्र में और मेकोंग नदी वाले क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है। इसका महत्व इसलिए क्योंकि ये विश्व के 36 तप्त स्थलों में सम्मिलित है। तो देखिए कंबोडिया में स्थित दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तोनले सैप नदी इससे निकलती है, मेकोंग नदी की जो सहायक नदी 36 तप्त स्थलों में सम्मिलित है। अब क्यों है वो अभी बात करते हैं। मॉनसून के दौरान, अच्छा देखिए इस झील और इसके आसपास वाले क्षेत्रों में काफी ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। उस जैव विविधता के कारण ही ये झील वाला जो क्षेत्र है इसे 36 तप्त स्थलों में इंक्लूड किया गया, 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में इंक्लूड किया गया है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में इंक्लूडेड है, दैट मीन्स यहाँ बायोडाइवर्सिटी है बट उसको खतरा है, इसीलिए उसको तप्त स्थलों में डाला गया है। तो आसपास झील के जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है, जो किनारे हैं, वहाँ बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। एक विचित्र चीज देखने को मिलती है तोनले सैप नदी में, वो ये है कि आमतौर पर तोनले सैप नदी जाकर मिलती है मेकोंग नदी से, पर जब मॉनसून का सीजन होता है, बारिश ज्यादा होती है, तब मेकोंग नदी में वाटर लेवल जलस्तर बहुत उच्च होता है। इसीलिए मेकोंग नदी में तोनले सैप नदी मिलने के बजाय मेकोंग का जलस्तर उच्च हो गया, इसलिए मेकोंग नदी से तोनले सैप झील की तरफ पानी आता है। तो उल्टा हो जाता है, मेकोंग से झील की तरफ पानी आने लगता है मॉनसून के टाइम पर। और जब भी कभी मॉनसून के टाइम पर वापस उल्टी रिवर्स डायरेक्शन में पानी जाता है तो झील में जो जल का पुनर्भरण है, रीफिलिंग ऑफ वाटर, वो कंटिन्यूसली होता रहता है। तो यही एक विचित्र चीज है जो इस झील में देखने को मिलती है। मॉनसून के दौरान तोनले सैप नदी का जल मेकोंग नदी से झील की ओर प्रवाहित होता है। अब देखिए हम नदियों को डिस्कस करेंगे, एशिया की जो प्रमुख नदियां हैं। पहले उनका बेसिक लोकेशन देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके रिवर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर वेस्टर्न एशिया से स्टार्ट करें तो पश्चिम एशिया में 2 प्रमुख नदियां स्थित हैं, यूफ्रेट्स और टिग्रिस। और यूफ्रेट्स और टिग्रिस के अलावा
वेस्ट एशिया वाले पार्ट में यही सबसे मेजर रिवर्स है, सबसे लॉन्गेस्ट भी है और एक प्रमुख मैदान का निर्माण करती है जिसका नाम है मेसोपोटामिया के मैदान। उसके बाद यदि हम अफगानिस्तान में देखें तो अफगानिस्तान की एक प्रमुख झील नदी है जिसका नाम है हेलमंड नदी। और सेंट्रल एशिया वाला जो पार्ट है इसकी प्रमुख नदी है सिर दरिया और अमू दरिया, इनको डिटेल में बाद में देखेंगे। फिर आ जाते हैं पाकिस्तान, इंडिया और तिब्बत वाले क्षेत्र से होते हुए आती है सिंधु नदी। गंगा नदी भारत की प्रमुख नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत, बांग्लादेश इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदी है। ये म्यांमार वाला हिस्सा है। यहाँ पर म्यांमार की सबसे प्रमुख नदी है इरावदी, जिसका नाम यहाँ लिखा है इरावदी। उसके बाद म्यांमार की दूसरी प्रमुख नदी जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है ये वाली, ये नदी जो है ये साल्वीन नदी है। फिर और थोड़ा म्यांमार के बाद यदि थाईलैंड वाला हिस्सा देखें, ये यहाँ ये वाली जो झील नदी नजर आ रही है आपको, इस नदी का नाम है छाओ फ्राया। ये छाओ फ्राया नदी जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंकॉक इसके किनारे स्थित है। उसके आगे यदि हम देखें, यहाँ जो ये बड़ी सी नदी नजर आ रही है आपको 6 नंबर की, ये है मेकोंग नदी, जो पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी और प्रमुख नदी है। उसके बाद वियतनाम की राजधानी लाल नदी के किनारे, ये है लाल नदी, और इसीलिए लाल नदी को थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि कैपिटल किसके किनारे वो आपको पता हो। इसके अलावा चाइना की जो प्रमुख नदियां हैं वो देखिए, चाइना में दक्षिण चीन में स्थित है सीकियांग, या आगे चलकर सीकियांग जो है पर्ल नदी का निर्माण करती है अन्य धाराओं से मिलकर, और सीकियांग का कई बार जी नदी भी लिखा होता है इसकी स्पेलिंग में। फिर चाइना की दूसरी प्रमुख नदी यांगसी, जो विश्व की तीसरी सबसे लंबी और एशिया की सबसे लंबी नदी है। हुआंगही नदी जो चाइना के उत्तर में स्थित है। फिर रूस और चाइना के बॉर्डर रीजन पे बहने वाली आमूर नदी प्रमुख है। रशिया में साइबेरिया के मैदान की 3 प्रमुख नदियां ओब, येनिसी और लीना, और ये है उनकी सहायक नदियां इर्तिश, तुंगस्का, अंगारा, ये सब इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये कुछ मेजर रिवर्स हैं जिनको एक एक करके अभी हम डिस्कस करेंगे, नदियों को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर की। ये वेस्टर्न एशिया की, पश्चिम एशिया की सबसे प्रमुख नदियां हैं। अब ये टिग्रिस और यूफ्रेट्स दोनों ही देखें अगर तुर्की से निकल रही हैं। तुर्की में हमने किया था टॉरस पर्वत, तो ये नदियां निकलती हैं टॉरस पर्वत से। यूफ्रेट्स नदी जो है वो टिग्रिस की तुलना में थोड़ी ज्यादा लंबी है, इसीलिए यूफ्रेट्स नदी को पूरे पश्चिम एशिया की, वेस्ट एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है, सबसे लंबी नदी है। और टिग्रिस नदी जो है उसकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टिग्रिस के किनारे इराक की जो राजधानी है बगदाद वो स्थित है। और उसके अलावा टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां जो हैं वैसे तो ये अलग अलग निकलती हैं, बट इराक में आकर ये मिल जाती हैं, और जब ये इराक में आकर आपस में मिल जाती हैं उसके बाद इनको एक नाम दिया जाता है, इनको कहते हैं शत अल अरब। शत अल अरब नाम दिया जाता है इनको मिलने के बाद, और ये मिलने के बाद आगे जाती हैं और गिर जाती हैं गल्फ ऑफ पर्शिया में या फारस की खाड़ी में। टॉरस पर्वत से निकली 2 नदियां इराक में जाकर आपस में मिल गई, शत अल अरब कहलाई, और फारस की खाड़ी में गिर गई। और ये जो टिग्रिस यूफ्रेट्स नदियां हैं ये काफी प्राचीन हैं, और पुराने समय में यूफ्रेट्स नदी जो है इसको फरात कहा जाता था, और टिग्रिस नदी जो है इसको दजला कहा जाता है। तो ये दजला और फरात के नाम से जानी जाती है हिस्टोरिकली। इन नदियों का जो बेसिन है इसके आसपास वाला क्षेत्र, वहाँ एक प्रमुख मैदान का निर्माण हुआ है जिसे कहते हैं मेसोपोटामिया का मैदान, और मेसोपोटामिया के मैदानी क्षेत्र में ही विश्व की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। इसीलिए इनका बेसिन क्षेत्र, मेसोपोटामिया का मैदानी क्षेत्र वो बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हम देखें इनके बेसिन क्षेत्र में इन नदियों के आसपास कई जगह जीवाश्म ईंधन भी पाए जाते हैं, तेल आदि के भंडार हैं। सो ये टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बारे में प्रमुख चीज, टॉरस पर्वत से निकलती हैं, फारस की खाड़ी में गिरती हैं, मेसोपोटामिया के मैदान का निर्माण करती हैं। टिग्रिस को दजला और इसको यूफ्रेट्स को फरात कहा जाता था पहले। टिग्रिस के किनारे इराक की राजधानी बगदाद स्थित है। उसके अलावा यूफ्रेट्स नदी जो है ये पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये नदियां इराक में जाकर मिलती हैं, उसके बाद शत अल अरब कहलाती हैं, जिसका अर्थ होता है अरब की नदियां।
और यदि आप टिग्रिस नदी को देखें तो ये थोड़ा सा बॉर्डर बनाती है सीरिया और तुर्की के बीच में, यहाँ थोड़ा सा बॉर्डर रीजन पे फ्लो करती है तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पे। और 3 मेजर कंट्रीज हैं जिनमें ये नदियां बहते हुए जाती हैं, वो है तुर्की, सीरिया और इराक। सो ये हो गई वेस्टर्न एशिया की मेजर रिवर्स। अब हम बात करते हैं हेल्मंड रिवर, जो कि अफगानिस्तान की प्रमुख नदी है। कहाँ से है? तो हेल्मंड नदी निकलती है हिंदकुश पर्वत से, और हिंदकुश पर्वत से निकलने के बाद अफगानिस्तान, उसका दक्षिणी भाग, वहां से होते हुए ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक झील है जिसका नाम है हामूनपू। हामूनपू नाम की झील में आकर गिरती है ये नदी, किसी समुद्र में नहीं गिरती। जहां ओवरऑल अगर हम अफगानिस्तान देखें तो ज्यादातर पर्वतीय पठारी क्षेत्र है, बट जहां पर ये हेल्मंड नदी है वहां पे मैदानी क्षेत्र है। और हेल्मंड नदी का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें इलीगल ओपियम कल्टीवेशन किया जाता है, अफीम की गैरकानूनी खेती की जाती। और इसी अफीम की खेती के कारण ये जो पर्टिकुलर एरिया है हेल्मंड नदी के आसपास वाला, ये नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए, व्यापार आदि के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। और यहाँ पर इस नदी और इसके बेसिन वाले क्षेत्र में एक प्रमुख चीज देखने को मिलती है जिसे कहते हैं गोल्डन क्रेसेंट, मतलब स्वर्णिम अर्धचंद्रमा। तो ये स्वर्णिम अर्धचंद्रमा, ये एक नाम दिया गया है पर्टिकुलर इस रीजन को, वरना ऐसे कोई अर्धचंद्रमा यहाँ नजर नहीं आता है। बट इसमें इन 3 देशों को मिलाकर स्वर्णिम अर्धचंद्रमा का निर्माण हुआ है जिसे कहते हैं गोल्डन। हाँ, तो अब हम सिर दरिया और अमू दरिया जैसी प्रमुख नदियां, जो मध्यवर्ती एशिया की प्रमुख नदियां, उनको देखते हैं। ये नदियां निकलती कहाँ से हैं? तो यहाँ सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में पामीर घाट वाला जो क्षेत्र है, पामीर नॉट वाला रीजन, वहां से ये नदियां निकलती हैं और आकर गिरती हैं अरल सागर में। इन नदियों की प्रमुख बात यह है कि मध्यवर्ती एशिया में जो शुष्क परिस्थितियों वाला क्षेत्र है, एरिड कंडीशंस वाला रीजन, वहां से निकलती हैं और वहां से बहते हुए जाती है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे जो भी मेजर कंट्रीज हैं उनके बॉर्डर रीजन से होती हुई गुजरती है ये नदियाँ, सीमा क्षेत्र से होते हुए। जैसे आप देखिए अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा क्षेत्र से गुजरती है ये अमू दरिया, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के भी सीमा क्षेत्र से गुजरती है ये अमू दरिया नदी। तो कई सारे देशों के सीमा क्षेत्र से होते हुए जाती हैं ये। और पूरा जो सेंट्रल एशिया है उसमें प्रमुख नदियां हैं यही 2। मध्यवर्ती एशिया की प्रमुख नदियां उद्गम मध्य एशिया, मतलब पामीर घाट वाले क्षेत्र से अरल सागर में गिरी, और मध्यवर्ती एशिया के अर्धशुष्क क्षेत्र से बहती हुई विभिन्न देशों के बीच सीमा बनाती हुई जाती हैं ये नदियां। अब हम बात करेंगे अगली जो नदी है, अब रशिया की मेजर रिवर्स ऑब, यानेसी, लीना और अमूर नदी, इनको डिस्कस करते हैं। सो ऑब, यानेसी और लीना जो तीनों नदियां हैं साइबेरिया की मैदान की नदी है। ऑब जो है ये साइबेरिया के मैदान की सबसे पश्चिमी भाग की नदी है, और ये ऑब नदी जो है ये यहाँ पर निकलती है अल्ताई नाम के पर्वत से, अल्ताई पर्वत से निकलती है। और इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है इर्तिश, जो यहाँ आपको नजर आ रही है। और जब ये नदी अल्ताई पर्वत से निकलती है आगे जाकर ये गिरती है जिस क्षेत्र में, वहां ये नदमुख बनाती है एस्चुरी, उसे कहते हैं गल्फ ऑफ ऑब, इसे गल्फ ऑफ ऑब कहते हैं। और यहाँ ये एस्चुरी बना रही है, और गल्फ ऑफ ऑब वाला रीजन जो है आगे जाके कनेक्ट होता है कारा सागर से। सो बेसिकली ये नदी कारा सागर में गिरती है नदमुख बनाते हुए। ये जो इस नदी का नदमुख है इसे विश्व का सबसे लंबा नदमुख माना जाता है। ऑब रिवर मेक्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एस्चुरी, नॉट लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एस्चुरी। सो ये विश्व में सबसे लंबे नदमुख का निर्माण करते हुए जाती है। तो ये ऑब की प्रमुख बातें थी। तो ये जो है अल्ताई पर्वत से निकलती है ऑब की खाड़ी में, मतलब कारा सागर में गिरती है, नदमुख बनाती है, विश्व का सबसे लंबा नदमुख बनाती है ये। ऑब की खाड़ी वाला क्षेत्र जो है उसे कहा जाता है इर्तिश, इसकी प्रमुख सहायक नदी है, और ये पश्चिमी साइबेरिया के मैदान की प्रमुख नदी है, सबसे पश्चिमतम नदी। अब हम बात करते हैं येनेसी नदी की, जो साइबेरिया के मैदान की दूसरी प्रमुख नदी है। येनेसी नदी जो है ये निकलती कहाँ से?
तो यहाँ पर मंगोलिया है और ये चीन है, रशिया है। मंगोलिया और रूस के सीमा क्षेत्र पर स्थित है एक पर्वत जिसका नाम है सयान पर्वत। तो ये नदी निकलती है सयान पर्वत से और आगे जाकर जहाँ गिरती है ये, इसे कहा जाता है येनिसी की खाड़ी। ये भी नदमुख बनाती है, एस्चुरी। और इस नदी की खास बात ये है कि ये नदी दो प्रमुख सहायक नदियों से मिलती है, जो कि इसकी सहायक नदियों में से एक तो है जो बैकाल झील से निकलती है जिसका नाम है अंगारा। अंगारा नदी जो बैकाल झील से निकलती है वो भी इससे आकर मिलती है, प्लस सेंट्रल साइबेरियन प्लेटो, पठार के ऊपर बहने वाली एक नदी जिसे तुंगस्का नदी कहते हैं, वो भी इसकी सहायक नदी है। तो अंगारा और तुंगस्का जैसी सहायक नदियां हैं। इसका जो बेसिन क्षेत्र है, नदी के आसपास वाला क्षेत्र, वहाँ कई जगह तेल के भंडार पाए जाते हैं, ऑयल रिजर्व्स भी देखने को मिलते हैं। इसलिए येनिसी रिवर जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो है, जैसा हमने साइबेरियन प्लेन्स किए थे पहले लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने डिस्कस किया था वेस्टर्न साइबेरिया जो है उसको डिमार्केट करने में इस रिवर का बहुत कंट्रीब्यूशन है। मतलब पश्चिमी और पूर्वी साइबेरिया में विभाजित करती है ये नदी साइबेरिया के मैदान को। उद्गम सयान पर्वत से और कारा सागर वाला क्षेत्र से ही जुड़ती है येनिसी की खाड़ी, वहाँ ये गिरती है। और उसके अलावा तेल के भंडार पाए जाते हैं इस नदी के बेसिन क्षेत्र में। पश्चिमी साइबेरिया और पूर्वी साइबेरिया के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। अंगारा, तुंगस्का जैसी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी प्रमुख नदी की, जो साइबेरिया के मैदान की तीसरी प्रमुख नदी है। और ये जो थर्ड मेजर रिवर है ये निकलती कहाँ से? तो बैकाल झील, जैसा हमने किया था, बैकाल झील के पास ही स्थित है बैकाल पर्वत, वहां से निकलती है ये नदी, लीना नदी। लीना नदी आगे जाकर जहाँ गिरती है ये आर्कटिक महासागर वाला क्षेत्र है, बट यहाँ पर लेप्तेव नाम का सागर स्थित है, तो लेप्तेव सागर में गिरती है। अभी तक ओब और येनिसी जो देखी थी वो एस्चुरी बनाती है, नदमुख, जबकि ये नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण करती है। और इस नदी को यदि देखा जाए तो पूर्वी साइबेरिया के मैदान की सीमा का निर्धारण करती है। बाउंड्री जो है ईस्टर्न साइबेरियन प्लेन्स की वो डिटरमाइन करती है। उस रिवर के ठीक पास में यहाँ याकूत लोलैंड वाला रीजन है, जैसा कि हमने पहले लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। ये जो रिवर है ये पूरे रशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और ईस्टर्न साइबेरिया की मेजर रिवर मानी जाती है, प्रमुख नदी है। तो बैकाल पर्वत से निकलती है, बैकाल नदी से नहीं, पर्वत से, लेप्तेव सागर में गिरती है। बेसिन क्षेत्र में, अच्छा इसके बेसिन जो है इसमें सोने के प्लेसर निक्षेप, प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड जो है वो पाए जाते हैं। इसी तरह के सोने के प्लेसर निक्षेप हमने देखा था अलास्का जो है वहाँ पे जो नदी है उनमें पाए जाते हैं। और साइबेरिया के मैदान की प्रमुख नदी है ये, पूर्वी सीमा का निर्माण करती है, सबसे लंबी नदी है रूस की। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी लीना के बारे में। अब रूस की चौथी प्रमुख नदी ओब येनिसी लीना जो हमने की वो साइबेरिया के मैदान में बहती है। आमूर नदी जो हम चौथी नदी करेंगे रूस की, ये रशिया और चाइना के बॉर्डर रीजन से बहती है, इसलिए प्री के लिए अगर बाई चांस क्वेश्चन बनता है तो प्री में बन सकता है। ऑल्दो रिवर्स डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो आमूर नदी है ये कहाँ बहती है? ये बहती है चीन और रूस के सीमा क्षेत्र पर, चाइना और रशिया के बॉर्डर रीजन पे। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये बनती कैसे? तो ये नदी देखा जाए तो दो धाराओं के मिलने से बनती है। एक धारा का नाम है शिल्का जो मंगोलिया रूस से होते हुए आती है, एक है आर्गुन जो कि चीन के पर्वतीय क्षेत्र के आसपास से होती हुई आती है। ये दोनों नदियां मिलती हैं तब जाकर एक नदी बनती है जिसका नाम है आमूर नदी। आमूर नदी बॉर्डर रीजन पे बहती है रूस और चीन के, चाइना के, उसके बाद रशिया की तरफ एंटर हो जाती है। और सखालिन जो द्वीप है रशिया का, सखालिन आइलैंड, उसके पास एक खाड़ी है यहाँ पर, ये जो है ये पर्टिकुलर एरिया ये है टाटरी की खाड़ी। टाटरी की खाड़ी में जाकर गिरती है, गल्फ ऑफ टाटरी। गल्फ ऑफ टाटरी में गिरती है। अब कहाँ से निकली कहाँ गिरी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि बॉर्डर बना रही है चाइना रशिया के बीच में इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसका एक नाम इस नदी का
ड्रैगन नदी भी है, ब्लैक ड्रैगन नदी या ब्लैक रिवर भी कहा जाता है। मंगोलिया में ब्लैक रिवर, अदरवाइज चाइना में ब्लैक ड्रैगन रिवर भी कहते हैं इसको। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, सीमा क्षेत्र से बहती है। तो चलिए अब हम ये जो हुआंगहो नदी है या हुआंगी नदी है इसको डिस्कस करते हैं। हुआंगी नदी जो है इसका उद्गम मुख्य रूप से होता है ब्यानहर नाम के पर्वत से, और ये ब्यानहर पर्वत और कुछ नहीं, कुनलुन शान पर्वत का ही भाग है। और आगे चलकर ये नदी जो है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में गिरती है, इसे कहते हैं बोहाई की खाड़ी। कई जगह इसको पोहाई भी लिखा हुआ दिखाया जाता है एटलस में, बोहाई की खाड़ी है वैसे ये मुख्यतः। ये नदी जब बहती है तो यहाँ एक पठारी क्षेत्र के ऊपर से बहती है, और वो पठार हमने किया था, आपको याद होगा, लोयस का पठार। लोयस का पठार जो कि आसानी से अपरदित होता है। तो जब ये नदी लोयस के पठार पर बहती है तो काफी ज्यादा अपरदन करके अवसाद ग्रहण कर लेती है, सेडिमेंट्स जो है वो कैरी कर लेती है, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेडिमेंट्स कैरी करने वाली रिवर यही है। और ये येलो कलर के, पीले रंग के अवसाद लेकर जाती है, इसीलिए इस नदी को पीली नदी भी कहते हैं, येलो रिवर भी कहा जाता है। ये जो नदी है ये क्योंकि अवसाद ज्यादा है, सेडिमेंट ज्यादा होने की वजह से बार बार इसकी वजह से बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है चीन में, इसीलिए इसको कहा जाता है सॉरो ऑफ चाइना या चीन का शोक। और एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी यही है, तो इसीलिए हुआंगी नदी जो है चाइना के उत्तरी भाग में ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो उद्गम और बोहाई की खाड़ी में गिरती है, उसके अलावा दूसरी सबसे लंबी नदी है चीन की, सर्वाधिक अवसाद लेकर जाती है विश्व में, पीले रंग के अवसाद है इसलिए इसको पीली नदी कहते हैं। अवसादों की मात्रा अधिक होने के कारण बार बार अपना मार्ग परिवर्तित करती है, बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है और इसे चीन का शोक कहा जाता है। सो अब नेक्स्ट रिवर डिस्कस करते हैं, यांगसी नदी। यांगसी नदी की यदि बात करें, चाइना की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है जितनी भी अभी हमने देखी उनमें, क्योंकि ये केवल चाइना की ही नहीं पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है, और वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। और ये जो नदी है ये निकलती कहाँ से है वो देखिए, ये मुख्यतः निकलती है तिब्बत के पठारी क्षेत्र से, और तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकलकर ये आगे चलकर गिरती है पूर्वी चीन सागर में, ईस्ट चाइना सी में। और सबसे लंबी नदी होने के कारण, क्योंकि ये मार्ग काफी लंबा तय करती है, इसलिए नौवहन के लिए, नेविगेशन के लिए काफी यूजफुल है। उसके अलावा इसका जो बेसिन क्षेत्र है, इसके आसपास वाला जो एरिया है, यहाँ पर आयरन, लौहयस, तेल, इन सब के भंडार पाए जाते हैं इसके आसपास वाले क्षेत्र में। और ये जो नदी है, क्योंकि तेल इसके आसपास है, खनिजों के भंडार हैं, उद्योग धंधे इसके आसपास स्थापित हो सकते हैं, नौवहन की सुविधा ये उपलब्ध कराती है, उसके साथ साथ उपजाऊ मैदान है इसके आसपास, इसीलिए कृषि भी की जाती है इसके बेसिन क्षेत्र में। और आसपास इतनी सारी चीजें हो रही हैं, इतनी सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज और उद्योग धंधे वगैरह, इसी वजह से इस नदी के किनारे कई सारे प्रमुख शहर हैं चाइना के, जैसे वुहान इस नदी के किनारे स्थित है, शंघाई इस नदी के किनारे स्थित है। इस नदी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन प्लांट है, जल विद्युत उत्पादन परियोजना, वो इसी नदी पर स्थित है, और उसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम। थ्री गॉर्जेस डैम वर्ल्ड की सबसे बड़ी जल विद्युत उत्पादन परियोजना। तो इस नदी में यही प्रमुख चीजें हैं। तो तिब्बत के पठार से पूर्वी चीन सागर तक जाती है, एशिया की सबसे लंबी नदी है और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। थ्री गॉर्जेस बांध इस पर स्थित है, सबसे बड़ी जल विद्युत उत्पादन परियोजना है ये विश्व की। लौह, तेल के भंडार, ये सब इसके किनारे पे पाए जाते, इसके बेसिन क्षेत्र में पाए जाते हैं, और किनारे पर कुछ प्रमुख शहर स्थित हैं जैसे शंघाई, वुहान आदि। तो ये चाइना की प्रमुख नदियां हुई, बाकी आगे हम डिस्कस करते हैं। थर्ड जो रिवर है चाइना की, इसे कहा जाता है सी कियांग या जीजियांग भी लिखा होता है कहीं कहीं, सो इसकी स्पेलिंग XI भी होती है कई जगह। तो ये सी कियांग रिवर जो है ये भी निकलती है तिब्बत के पठारी क्षेत्र से। तिब्बत प्लेटो से निकलने के बाद ये आगे जब आती है तो कई सारी धाराएं इससे मिलती। पहले तो ये सी नदी ही कहलाती है या सी कियांग, और आगे जाके जब काफी सारी धाराएं मिल जाती हैं तो इसको पर्ल नदी भी कह दिया जाता है। इसीलिए इस नदी का जो डेल्टा क्षेत्र है इसको बोलते हैं पर्ल डेल्टा रीजन।
ये नदी जो है ये दक्षिण चीन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उत्तरी चीन में हमने हुआंगी नदी देखी थी, सेंट्रल पार्ट में यांगसी नदी, सदर्न पार्ट में ये नदी इंपॉर्टेंट है। इसका जो बेसिन क्षेत्र है वहाँ राइस कल्टीवेशन किया जाता है, चावल की खेती की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी इस रिवर के बारे में। तिब्बत के पठार से निकलती है। अच्छा, दक्षिण चीन सागर में गिरती है ये। यहाँ पर जहाँ ये गिर रही है ये साउथ चाइना सी वाला रीजन, साउथ चाइना सी में गिरती है। दक्षिण चीन की प्रमुख नदी, बेसिन क्षेत्र में चावल की खेती और प्रमुख धाराओं से मिलने के बाद पर्ल नदी के नाम से जानी जाती है ये नदी। तो ये कुछ प्रमुख चीजें थी इस नदी के बारे में। अब हम बात करेंगे सीकियांग के बाद कुछ छोटी मोटी नदियों की जो कि साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है। उन छोटी मोटी नदियों में प्रमुख है एक तो चाओ फ्राया नदी, उसके अलावा रेड रिवर या लाल नदी। चाओ फ्राया जो रिवर है ये थाईलैंड की प्रमुख नदी है और थाईलैंड की राजधानी जो है बैंकॉक वो इस पर स्थित है। सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट यही है, ये पूछा जा सकता है कैपिटल जो है बैंकॉक वो कहाँ स्थित है, तो वो चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है। दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो है रेड रिवर, लाल नदी। ये लाल नदी चीन वाले क्षेत्र से आती है और आगे आके टॉनकिन की खाड़ी में गिरती है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वियतनाम की राजधानी जो है हनोई वो इस लाल नदी के किनारे स्थित है। और ये नदियां आपको मिल जाएंगी एशिया के फिजिकल मैप में, एटलस में। और इनके बस ये कैपिटल्स इनके किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है, राजधानी हनोई। अब बात करते हैं मेकोंग नदी की जो साउथ ईस्ट एशिया की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है, दक्षिण पूर्वी एशिया की। मेकोंग नदी जो है ये भी आती है तिब्बत के पठारी क्षेत्र से, चाइना से होती हुई आती है और पूरे ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं इनमें ये लॉन्गेस्ट और मेजर रिवर, सबसे लंबी और प्रमुख नदी, काफ़ी सारे देशों से गुजरती है। ऑलमोस्ट साउथ ईस्ट एशिया के जो सभी मेजर कंट्रीज हैं उनको टच करते हुए जाती है। इस नदी को यदि देखें तो सबसे पहले तो ये बॉर्डर बनाते हुए जाती है, ये आती है चाइना से फिर ये एंटर करती है और म्यांमार और लाओस के बॉर्डर रीजन पे बहती है। उसके बाद थाईलैंड और लाओस के बॉर्डर रीजन पे बहती है। फिर उसके बाद थाईलैंड लाओस के बॉर्डर रीजन से होते हुए थोड़ा सा ये बॉर्डर बनाती है, यहाँ पर इस जगह थोड़ा सा ये बॉर्डर बनाती है कंबोडिया और लाओस के बीच में। तो कई देशों के बीच सीमा क्षेत्र से गुजरते हुए नदी जाती है। कंबोडिया में इससे एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है तोनले सैप, जो हमने की थी तोनले सैप झील से निकलने वाली नदी, वो इसकी प्रमुख सहायक नदी कंबोडिया में इससे मिलती है। और अंत में ये वियतनाम में डेल्टा बनाते हुए आगे जाकर गिरती है दक्षिण चीन सागर में, साउथ चाइना सी में। इस रिवर की इम्पोर्टेंट बात और ये भी है कि लाओस की कैपिटल और कंबोडिया की कैपिटल इसके किनारे है। लाओस की कैपिटल वियंतियन और कंबोडिया की जो राजधानी है नोमपेन, दोनों ही इस नदी के किनारे स्थित है। इस नदी में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि इसका जो ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट उसे कहते हैं जहां 3 देशों का बॉर्डर मिलता है, जहां म्यांमार, थाईलैंड और लाओस का बॉर्डर मिलता है, वहां पर स्थित है स्वर्णिम त्रिभुज, या फिर इसको कह सकते हैं गोल्डन ट्रायंगल। ये गोल्डन ट्रायंगल वाला क्षेत्र बनता है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड को मिलाकर। और इस पर्टिकुलर रीजन में, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में अफीम की गैरकानूनी खेती भी होती है और नशीले पदार्थों का व्यापार भी होता है, इसीलिए ये क्षेत्र भी कुख्यात है। और भारत में जो नशीले पदार्थों का आवागमन होता है उसका प्रमुख कारण ये है कि भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है गोल्डन क्रेसेंट अर्धचंद्रमा और पूर्वी भाग में स्थित है गोल्डन ट्रायंगल। इसी वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कई बार होता रहता है नशीले पदार्थों का, सो ये कुख्यात है उसके लिए। और इसके अलावा इसमें अगर देखें तोनले सैप नदी और मेकोंग नदी के बीच में जो संबंध है वो हमने पहले डिस्कस किया था। मॉनसून के टाइम पर रिवर्स फ्लो होने लगता है तोनले सैप नदी में। सो यही इसकी प्रमुख चीज़ें। उद्गम तिब्बत के पठार से दक्षिण चीन सागर में गिरती है, दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी और प्रमुख नदी है। लाओस और कंबोडिया की राजधानी वियंतियन और नामपे दोनों इसके किनारे स्थित हैं।
बॉर्डर से निकलती है म्यांमार, लाओस के, थाईलैंड, लाओस के, कंबोडिया, लाओस के, और म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के सीमा क्षेत्र पर स्वर्णिम त्रिभुज स्थित है, जहां अफीम की खेती और गैर कानूनी नशीले पदार्थों का व्यापार होता है। तोनले सैप इसकी प्रमुख सहायक नदी है। सो ये प्रमुख चीजें हैं इस नदी के बारे में। अब हम म्यांमार की प्रमुख नदियों के बारे में करेंगे और ऑलमोस्ट हमारी एशिया की रिवर्स कंप्लीट हो जाएंगी। सो साल्वीन नदी जो है ये म्यांमार के पूर्वी भाग में बहती है। ये म्यांमार है, इसका पूर्वी भाग में एक पठार किया था हमने, शान का पठार, यहाँ स्थित है शान का पठार। तो साल्वीन नदी ही वो प्रमुख नदी है जो शान के पठार पर बहती है। अब ये आती कहाँ से है? ये भी आती है तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार से चीन से होती हुई आती है और यहाँ पर गिरती है। इस खाड़ी को कहते हैं मर्तबान की खाड़ी, जो कि अंडमान सागर का ही भाग है। सो ये जो नदी है साल्वीन, ये पूर्वी म्यांमार की प्रमुख नदी है और अगर देखा जाए तो म्यांमार से बहकर जाने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्ण रूप से म्यांमार में नहीं बहती है, बट इसकी लेंथ काफी ज्यादा लंबी है। ये नदी जो है थोड़ा सा बॉर्डर बनाती है थाईलैंड और म्यांमार के बीच में। म्यांमार और थाईलैंड के सीमा क्षेत्र से होती भी जाती है यहाँ इस पर्टिकुलर रीजन। तो ये इसकी प्रमुख चीजें हैं। तिब्बत के पठार से निकली, मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। मर्तबान म्यांमार की, पूर्वी म्यांमार की प्रमुख नदी, म्यांमार थाईलैंड के बीच सीमा क्षेत्र से गुजरती है, शान के पठार पर भी बहती है और सबसे लंबी नदी है जो म्यांमार से बहकर जाती है। यदि हम म्यांमार की प्रमुख नदी देखें तो वो इरावदी है, बट म्यांमार से बहकर जाने वाली सबसे लंबी नदी है साल्वीन। सो अब देखिए, इरावदी नदी जो म्यांमार की सबसे प्रमुख, सबसे लंबी और पूर्ण रूप से म्यांमार में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, उसको देखते हैं। ये इरावदी नदी निकलती कहाँ से? तो यहाँ ये म्यांमार है, इस तरफ है इंडिया। भारत में जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है उसके आसपास से, वहां से कई सारी धाराएं म्यांमार की ओर भी आती हैं। उन धाराओं के स्ट्रीम्स के मिलने से इस इरावदी नदी का उद्गम होता है और आगे जाकर ये जहाँ गिरती है ये अंडमान सागर वाले क्षेत्र में आकर गिरती है। म्यांमार में, पूर्ण रूप से म्यांमार में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी एक सहायक नदी है ये वाली, जिसका नाम है चिंदविन। तो चिंदविन इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है, लंबी और प्रमुख नदी है, इसलिए इसका उपयोग नौवहन के लिए किया जाता है। इसका जो डेल्टा क्षेत्र है, यहाँ चावल की खेती भी की जाती है, राइस कल्टीवेशन, और इसके डेल्टा क्षेत्र में ही यांगून नाम का एक प्रमुख शहर भी स्थित है, जो कि राजधानी हुआ करती थी पहले म्यांमार की। तो इसीलिए ये नदी जो है काफी रेलेवेंट है म्यांमार के लिए। प्लस यहाँ पर हमने एक माउंटेन देखा था, अराकन योमा। तो ये नदी जो है अराकन योमा और इसके ठीक पूर्व में स्थित पेगु योमा, इन दो पर्वतों के बीच में से होते हुए जाती है घाटी क्षेत्र से। सो अराकन योमा पेगु योमा के बीच में से बहती है। तो इरावदी नदी, इसका उद्गम हिमालय पर्वत से और धाराओं के मिलने से होता है, अंडमान सागर में गिरती है, म्यांमार में बहने वाली, पूर्ण रूप से म्यांमार में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, नौवहन के लिए उपयोगी है। प्रमुख शहर यंगून इसके डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, चावल की खेती की जाती है। सहायक नदी इसकी प्रमुख कौन सी है? चिंदविन। पेगु योमा पर्वत और अराकन योमा पर्वत, इन दोनों पर्वतों के बीच से बहती भी जाती है। तो ये कुछ प्रमुख चीजें थी इस नदी के बारे में। अब हम एक और लास्ट जो रिवर है सुरमा रिवर, इसको डिस्कस करते हैं। सुरमा नदी जो है ये बराक नदी के नाम से जानी जाती है इंडिया में। तो सुरमा नदी इंडिया में बराक नदी के नाम से जानी जाती है। इंडिया में जो मणिपुर राज्य है वहाँ की प्रमुख नदी है। और ये जो बराक नदी है जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में एंटर करते हैं, इसको सुरमा नदी कहते हैं। और सुरमा नदी जब बहुत सी धाराओं से मिलती है, यहाँ पे कई सारी स्ट्रीम से मिलती है, उसके बाद ये बन जाती है मेघना नदी। और ये मेघना नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी की जो सम्मिलित धारा है उससे आकर मिलती है और डेल्टा क्षेत्र बनाने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बराक नदी के नाम से जानी जाती है भारत में
और बांग्लादेश में जानी जाती है सुरमा के नाम से। पूर्वी बांग्लादेश की प्रमुख नदी धाराओं से मिलने के बाद मेघना नदी का निर्माण करती है। अब बांग्लादेश और भारत के बीच में इस नदी को लेकर, उस पर एक परियोजना जो है उसको लेकर कुछ विवाद थे, और अब भारत और बांग्लादेश जो है मिलकर इस पर एक परियोजना का विकास कर रहे हैं जिसका नाम है तिपाईमुख। इस नदी पर तिपाईमुख प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किया जा रहा है इंडिया और बांग्लादेश के दोनों के कंट्रीब्यूशन से। ओवरऑल देखा जाए तो ये ईस्टर्न इंडिया की और बांग्लादेश के ईस्टर्न पार्ट की मेजर रिवर है, और इसीलिए हमने इसको देखा। बाकी जो है मेन रिवर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एशिया की नदियाँ और झीलें आज हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम मैदान और अन्य चीज़ें जो बचती हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।